एशिया टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं मुज़फ़्फ़र ग़ज़ाली। आज हम जिस शख्सियत से प्रोग्राम में बात करने वाले हैं वो हैं इलियास मलिक साहब, जो कई किताबों के मुसन्निफ़ हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और मुख्तलिफ़ समाजी मिली तालीमी कामों में बहुत सरगर्म रहे हैं। उनका एक लंबा तजुर्बा है, अलीगढ़ से शुरू करके दिल्ली तक। आज हम उनके साथ कुछ अहम मौज़ूआत पे बात करने जा रहे हैं और हमारा बुनियादी फ़ोकस इस बात पर है कि मुसलमान किस तरह तरक्की करें, किस तरह मेन स्ट्रीम का हिस्सा बने, किस तरह उनकी पसमानदगी दूर हो। आइए मुलाकात कराते हैं इलियास मलिक साहब से। इलियास मलिक साहब, आज के इस प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। हमारा पहला आपसे सवाल यह है कि जिस कशमकश की ज़िंदगी में इस वक्त मुसलमान हैं, जो सूरत हाल कशमकश की मुसलमानों की है, वो हिंदुस्तान में दूसरे किसी भी तबके की नहीं है। इस कशमकश की सूरत हाल से मुसलमान कैसे बाहर निकलें? देखिए, ऐसा है, ये कहना कि सिर्फ मुसलमान कशमकश में है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये बात ज़रूर मैं आपसे कहूँगा कि जो हमें ये देखना चाहिए कि ये जो सूरत हाल है इसकी बुनियादी वजह क्या है। जी, हकीकत ये है कि अगर आप गौर करें तो मुसलमान हो या कोई भी कौम हो, उसकी पसमानदगी की जो वजह होती है वो तालीम से दूरी होती है। क्योंकि तालीम एक ऐसी चीज़ है कि अगर किसी कौम में तालीम आ जाती है तो फिर वो बहुत सारी चीज़ों को अपने आप ख़त्म कर देती है। वो कौमें, या इनफरादी तौर पर भी अगर आप गौर करें, कौमों के तो सतह पर देखना चाहें तो कौमों के सतह पे देख लें, मुल्क के सतह पे देखना चाहें तो मुल्क के सतह पे देख लें, और अगर इनफरादी तौर पर इंडिविजुअली अगर आप स्टडी करके देखना चाहते हैं तो वो भी देख लें। आपको हर एक सूरत में एक ही चीज़ मिलेगी, वो ये मिलेगी कि वो कौमें पसमानदा हैं, वो इनफरादी तौर पर वो शख्स पसमानदा है, या मुल्कों के लेवल पे भी बात करें तो जहाँ तालीम की कमी है, जहाँ एजुकेशन ऐसा नहीं कि नहीं है, कम है, वो पसमानदगी का शिकार है। जो लोग तालीम याफ्ता हैं, जो कौमें तालीम याफ्ता हैं, जो मुल्क तालीम याफ्ता हैं, आज आप देखिए वो आगे हैं। अगर आप दुनिया के नक्शे पे देखिए, जापान से लेके अमेरिका तक अगर आप नज़र दौड़ाएंगे तो आपको ये मालूम होगा कि वो मुल्क आगे हैं, वो कौमें आगे हैं जो तालीम में आगे। तो अगर हम इंडिविजुअली बात करें किसी की, या कौमों की बात करें, या मुल्कों की बात करें, बात फिर वहीं आती है कि भाई हमें इस पे गौर करना चाहिए, हमें इस पे काम करना चाहिए कि हम तालीम में लोगों को किस तरह आगे ले जाएं, किस तरह लोगों को तालीम याफ्ता बनाएं। और जब हम तालीम की बात करते हैं तो उसके साथ दो चीज़ें और जोड़ता हूँ। एक, तालीम के साथ तरबियत ज़रूरी। अभी आपने तज़किरा किया अलीगढ़ का, अलीगढ़ हो, जामिया हो, ये जो कायम हुई, इसमें इस कायम करने के पीछे एक मकसद ये भी था कि तालीम के साथ उस बच्चे की जो यहाँ पढ़ने आए उसकी तरबियत भी की जाए। जी, क्योंकि सिर्फ तालीम काफ़ी नहीं है जी, इसलिए कि अगर तरबियत नहीं है तो उसके अंदर वो निखार नहीं पैदा होता, उसके अंदर वो चमक नहीं आती। तो इसलिए तालीम के साथ तरबियत ज़रूरी है। और उसके साथ जो मैं एक चीज़ और कहता हूँ वो ये कि एजुकेशन के साथ क्वालिटी एजुकेशन होना चाहिए।
यानी तालीम के साथ मेयारी तालीम होनी चाहिए, क्योंकि देखिए ये दौर कंपटीशन का दौर है। अगर मेयारी तालीम है, अगर बच्चे के अंदर ये सलाहियत है कि वो कंपटीशन में जा कर के कॉम्पीट कर सके तो वो आगे जाएगा। अगर उसके अंदर ये सलाहियत नहीं है तो सिर्फ तालीम काफ़ी नहीं होगी। जो तालीम का आपने ज़िक्र किया, बात बहुत अहम है, लेकिन हमारे दरमियान कुछ ऐसे लोग हैं जिनका मानना ये है कि यूँ नाहक फ़िरऔन पे बच्चों के कत्ल का इल्ज़ाम न लगता अगर उसने कॉलेज की सोची होती। तो आप किस तालीम की बात करें, कॉलेज की तालीम की या दीनी तालीम की? चूँकि लोग तो दीनी तालीम को तालीम समझते हैं, ऐसे भी लोग हमारे बीच में हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि मैं दीनी और जिसको आप दुनियावी तालीम कहें या मॉडर्न एजुकेशन कहें, इसको अलग करके नहीं देखता। तालीम तो तालीम है, इल्म जो है वो इल्म है। दीनी तालीम की जब हम बात करते हैं और दुनियावी तालीम की बात करते हैं और दोनों को अलग कर देते हैं, तो इसका मतलब हम शख्सियत जो बना रहे हैं उसमें वो बात ही नहीं पैदा हो पाएगी जब तक कि उसके अंदर वो दोनों चीज़ें ना शामिल हों। जी। तो एक बच्चा अगर इंजीनियर बनता है, एक बच्चा डॉक्टर बनता है, कोई IAS IPS जज जनरलिस्ट बनता है, जब उसके अंदर दीनी तालीम होती है तो उसके अंदर एक निखार होता है, उसकी सोच, उसकी फ़िक्र एक मुस्बित होती है। तो इसलिए दीनी तालीम और दुनियावी तालीम को अलग करके नहीं देखना चाहिए, बल्कि दुनिया, देखिए अल्लाह ताला ने ये जो दुनिया बनाई है ये तो बनाया ही इंसान के लिए है। जी जी। तो इंसान ही, और ये कहा गया है कि दुनिया आखिरत की खेती है। जी। तो दीन तो आ गया वहीं। अब दुनिया जो बनी, तो दुनिया में कामयाबी हासिल करने के लिए, दुनिया में आगे जाने के लिए मॉडर्न एजुकेशन ज़रूरी है। और कुरान ख़ुद बार बार ये कहता है कि भाई देखो और फ़िक्र करो, सोचो। तो तालीम का मतलब ये नहीं है कि तालीम का कि अच्छी तालीम हासिल करके कहीं अच्छी जगह जॉब कर लेना, वो तो मकसद ही ख़त्म हो जाएगा तालीम का। जॉब तो उसे इसलिए करनी है क्योंकि जाहिर सी बात है कि भाई दुनिया में रहना है, जीना है, तो बहुत कुछ ना कुछ तो उसे करना होगा। एक अच्छा अगर इंजीनियर बन गया है तो वो काम नहीं करेगा तो उसके इंजीनियर बनने का फ़ायदा क्या हुआ। एक अच्छा डॉक्टर अगर बन गया है और वो जा कर के हॉस्पिटल में लोगों का इलाज नहीं करेगा तो उसके डॉक्टर बनने का फ़ायदा क्या हुआ। इलियास साहब, एक बुज़ुर्ग ने ये कहा था कि दीनी मदारिस में हुनर भी सिखाया जाए, क्योंकि अगर हुनर नहीं सिखाएंगे तो जो मदरसे से पढ़ने वाले बच्चे हैं वो बाहर जाकर दीन बेचेंगे, और अगर हुनर सिखाएंगे तो हुनर बेचेंगे। इससे आप कितना मुत्तफ़िक़ हैं? नहीं, देखिए मुदरसों में, जब आप मदरसों का जिक्र कर रहे हैं तो मदरसों में अब जो, जहाँ तक मुझे मालूम है कि अब मदरसों में कंप्यूटर और साइंस, इसके अलावा इंग्लिश, कुछ इस तरह की चीज़ें कोर्सेज में शामिल की जा रही हैं और वो ज़रूरी भी है। वजह उसकी ये है कि जो बच्चा दीनी तालीम लेकर के वहाँ से निकल रहा है, 2-3 ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे जामिया है, अलीगढ़ है, JNU भी थी, जिसमें उस बच्चे का दाखिला हो जाता था। वो अगर उसको इंग्लिश नहीं आती, अगर उसको ये सारी चीज़ें, ये सब्जेक्ट्स नहीं उसने पढ़ा है, तो उसको यहाँ दाखिले में मुश्किल होगी। और हकीकत ये है कि अगर ये सारी चीज़ें शामिल हो जाएं वहाँ उन मदरसों में, तो वहाँ से बच्चे निकलकर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जाकर जिस कोर्स में वो चाहें उसमें आगे जा सकते हैं। तो वो सोचिए ना कि एक बच्चा जो दीनी तालीम लेकर के निकल रहा है और फिर उसने आकर के मॉडर्न एजुकेशन भी हासिल कर लिया, तो उसके अंदर तो दोनों खूबियाँ हो गई जी। और जो बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ पब्लिक स्कूलों में जा रहे हैं या सिर्फ इंग्लिश मीडियम में जा रहे हैं, उन बच्चों के लिए घरों में इस बात की ज़रूरत है कि उनको दीन की तालीम दिलाई जाए, ताकि उनके अंदर
वो सारी बातें मालूम हो उनको। देखिए, इल्म का मतलब और तालीम का मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का की नॉलेज होना। जी। तो जब उसके अंदर नॉलेज होगी तब जब उस तरह के मामलात आएंगे तब वो उनको फेस कर सकता है। जब उसको नॉलेज ही नहीं होगी, जब उसको इल्म ही नहीं होगा, तो वो फेस क्या करेगा। जी, तो ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्कीम है मॉडर्नाइजेशन ऑफ दीनी मदरसा, इसकी मदरसे के लोग मुखालफत क्यों कर रहे हैं? जब आपके मुताबिक मदरसे के लोग कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं, साइंस पढ़ा रहे हैं, अंग्रेज़ी पढ़ा रहे हैं, तो फिर इसकी मुखालफत क्यों? नहीं, देखिए, वो जो आप जिन मदरसों की बात कर रहे हैं वो तो मदरसा बोर्ड की आप बात कर रहे हैं। उस पर शुरू में मुखालफत हुई थी, बाद में कुछ लोगों ने उसमें जा कर के मदरसे बोर्ड के मेंबर भी बने। लेकिन जो लोग मदरसे चला रहे हैं, सही बात, देखिए, ये सवाल तो, इस सवाल का जवाब तो उन लोगों को देना चाहिए जो लोग मदरसे चला रहे हैं। लेकिन अगर आप उस पर गुफ्तगू कर रहे हैं तो जहाँ तक मैं जानता हूँ वो ये कि जो लोग मदरसे चला रहे हैं, मदरसा चूँकि वो दीन के फ़रोग़ के लिए चला रहे हैं, और दीन ज़ाहिर है कि इस्लाम से उनका ताल्लुक़ है, मुसलमानों से ताल्लुक़ है। तो सही बात यह है कि अगर वो मदरसा चला रहे हैं तो ये तो मुसलमानों की ज़िम्मेदारी है ना कि वो अपने मदरसे चलाएं। हुकूमत की ज़िम्मेदारी क्यों इसमें शामिल की जाए? भाई, हुकूमत तो वो चीज़ कायम करेगी जिसमें सारी कम्युनिटीज़ का फ़ायदा हो, क्योंकि वो तो सबकी हुकूमत है ना जी। तो इसलिए वो चीज़ें बिल्कुल अलग हैं जहाँ पर लोग इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन मेरा अपना मानना ये है कि चाहे वो मदरसा बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हों, चाहे वो मदारिस जो हैं वो इनफरादी तौर पर लोग चला रहे हों, मदरसों में जदीद तालीम, मॉडर्न एजुकेशन बच्चों को मिलना चाहिए। आज का ये दौर है, देखिए, मोबाइल ही लेके लोग चल रहे हैं, कंप्यूटर है। अब वो दौर है कि जिसमें इंग्लिश आना, कम से कम बुनियादी तो चीज़ें आ जाएं उसको, मैथ आना चाहिए उसको, साइंस कुछ थोड़ा बहुत आना चाहिए उसको। वैसे भी जो बच्चे पढ़ते हैं, जो पब्लिक स्कूल में पढ़ रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो सारे बच्चे आगे जा कर के डॉक्टर इंजीनियर ही बन जा रहे हैं, लेकिन उनको बुनियादी तालीम जब मिल जाती है तो वो आगे किसी भी लाइन में जाते हैं। तो चूँकि बेस मजबूत होता है तो वो आगे बढ़ जाते हैं। यह सब इस बात से आप कितने मुत्तफ़िक़ हैं कि पहला एजुकेशन मिनिस्टर मुसलमान था, मुसलमान प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी रहे, लेकिन मुसलमानों की पसमानदगी दूर नहीं हुई। तो इनकी पसमानदगी की वजह क्या समझते हैं आप? क्यों, तालीमी वजह है या कोई और वजह भी है? देखिए भाई, मेरा तो मानना ये है कि तालीम से दूरी बहुत बड़ी वजह है, और भी वजूहात हो सकती हैं। क्योंकि देखिए, किसी चीज़ में जब ये सूरत हाल पैदा होती है तो कोई एक वजह नहीं हुआ करती जी। उसमें सियासी वजह भी होती है, उसमें समाजी वजह भी होती है, उसमें इक़्तिसादी वजह भी होती है, लेकिन मेजर रोल जो है वो तालीमी है जी। इसलिए कि आज भी आप देखिए कि जो लोग उस वक्त तालीम याफ्ता थे या जिनके घराने तालीम याफ्ता थे और उन्होंने तालीम को फोकस किया, वो घराने आज भी वेल ऑफ हैं। पसमानदगी उन लोगों की है जो बेचारे उस वक्त भी तालीम से महरूम थे, आज भी तालीम से महरूम हैं। भाई, पसमानदा आप किसी को कहेंगे अगर, तो पसमानदगी का मतलब ये हुआ कि उसकी आमदनी एक सर्टेन लेवल से कम है जी। यानी वो पावर्टी लाइन पर है या बिलो पावर्टी लाइन पर है। तो वो पावर्टी लाइन या बिलो पावर्टी लाइन पर तभी होगा जब उसके माली हालात अच्छे नहीं हों। एक शख्स जो तालीम याफ्ता है और तालीम हासिल करके वो डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, जज बनता है, जर्नलिस्ट बनता है, या कुछ और बनता है, या कहीं किसी कंपनी में सीईओ बनता है, या किसी कंपनी में अच्छी पोजीशन हासिल करता है, तो वो तालीमी तौर पर भी उसकी पसमानदगी दूर हो जाती है, समाज में भी उसका मकाम हो जाता है, इक़्तिसादी भी उसकी हालत सही हो जाती है, इकोनॉमिकली साउंड हो जाता है। और जब आप पॉलिटिकल या सियासी बात करते हैं तो देखिए, सियासी बसीरत की बात होती है। सियासी कोई हर आदमी इलेक्शन नहीं लड़ रहा है, लेकिन ये कि उसके अंदर ये शऊर बेदार हो जाता है
कि भाई सियासी तौर पर क्या किया जाए। अब जब आप सियासी की बात, एक मैं इसमें और बात कहना चाहता हूँ कि हम लोग जो जमहूरियत में हैं, देखिए जमहूरियत या डेमोक्रेसी जिसको आप कहते हैं, ये बहुत बड़ा इनाम है जी। इसमें हर शख्स को आज़ादी होती है, हर शख्स के वोट की वैल्यू होती है। वो अलग बात है कि हम उसको समझें ना समझें, लेकिन ये बहुत बड़ा इनाम है। अब हर शख्स को इलेक्शन में वोट देना है, तो पहली बात तो ये है कि वोट देना है तो ये एक जिम्मेदारी है, उसे वोट देने जाना चाहिए। और फिर ये कि अगर उसके अंदर सियासी बसीरत है, अगर वो तालीम याफ्ता है, तो वो ये समझता है कि वो अपने वोट का इस्तेमाल किसके लिए और किस जगह करे। अगर वो सियासी तौर पर तालीमी तौर पर उसके अंदर ये बसीरत, वो तालीम याफ्ता नहीं है, तो सियासी तौर पर उसके अंदर ये बसीरत नहीं पैदा हो पाती और वो दूसरों से इन्फ्लुएंस हो जाता है जी। उसकी अपनी राय नहीं रहती कि वो क्या करे। तो ऐसी सूरत में फिर घूम फिर कर मामला जो आता है वो आता तालीम पर ही है कि भाई अगर इंडिविजुअली तौर पर या कौमों की सतह पर या मुल्क की सतह पर हमारा मुल्क, अब मैं आपको एक बात बताऊं, मेरा सफ़र बाहरी मुल्कों का भी हुआ, मैंने वहाँ जाने के बाद ये देखा कि भाई ये तो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, और हम जो हैं वो डेवलपिंग कंट्री हैं। तो आखिर ये डेवलप्ड में और डेवलपिंग में फ़र्क क्या है जी। तो मैंने जब उसको गौर किया, स्टडी किया, देखा, लोगों से बात की, तो मुझे एक वर्ड में अगर कोई पूछे तो मैं यही कहूँगा कि भाई वो तालीम याफ्ता हैं, इसलिए उनके यहाँ लिटरेसी रेट 99% और 98% और 100% हो सकता है, हमारे यहाँ कम है। तो तालीम ही एक वजह मुझे नज़र आई कि भाई तालीम याफ्ता है। लेकिन मैं इस बात में, मैं आपकी इस बात से इख्तलाफ इसलिए करूँगा कि हमारे यहाँ केरला में 100% लिटरेसी है, लेकिन वहाँ गुर्बत फिर भी मौजूद है। तो 100% लिटरेसी कहीं ना कहीं ये इसकी ज़मानत नहीं देती कि वो लोग तरक्की याफ्ता भी होंगे। नहीं, देखिए एक बात मैं आपको बताऊं कि तालीम याफ्ता सिर्फ केरला की आप बात मत कीजिए, ओवरऑल अगर आप साउथ की बात कीजिए। दूसरे ये कि तालीम याफ्ता होने में मैंने 4 चीज़ों को कहा जी। मैंने सिर्फ ये नहीं कहा कि जो तालीम याफ्ता है वो बहुत पैसे वाला हो जाएगा। मैंने ये कहा कि जो तालीम याफ्ता है वो समाजी तौर पर, तालीमी तौर पर, इक़्तिसादी और सियासी तौर पर बेदार होगा जी। वो जो है उसके अंदर शऊर आ जाएगा जी। अब आप केरला की बात कर रहे हैं, आप दुनिया के मुख्तलिफ़ मुल्कों में जब जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ केरला के लोग मौजूद हैं। जी। क्यों? ज़्यादा बाहर गए, ज़्यादा वो मुख्तलिफ़ जॉब्स में जा रहे हैं। तो अच्छा, दूसरे वैसे भी अगर आप साउथ को देखिए, साउथ और नॉर्थ का अगर आप कंपैरिजन करें इंडिया में ही, तो साउथ में लोगों का रुझान तालीम की तरफ और चीज़ों की तरफ ज़्यादा है बनिस्बत हमारे यहाँ के। हालांकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, नॉर्थ में भी बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ बनी हैं, बहुत सारी कॉलेजेस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन चूँकि थोड़ा फ़र्क तो है जी। तो एक लिहाज साहब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि गांधी ने कहा था कि हुनर को इम्पोर्टेंस दीजिए, और हुनर जिसके अंदर होगा तो लोगों को काम मिलेगा और काम से जो है वो हमारी इकोनॉमी चलेगी। लेकिन जो आज़ादी के बाद हिंदुस्तान ने जो पॉलिसी, इकोनॉमिकल पॉलिसी अपनाई, उसमें हुनर को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी गई, जबकि मुसलमान जो हैं बहुत सारे वो हुनर के साथ जुड़े रहे, उसके बावजूद वो पसमानदा रहे। इसकी क्या वजह महसूस करते हैं? देखिए, हुनर में भी दुनिया में अगर आप गौर करें जी, ये पिछले 40-50 सालों का, ज़ाहिर आज़ादी को 70 साल हो चुके हैं, शुरू के सालों की बात अगर आप छोड़ दें, उसके बाद जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती गई
तो उसमें हुनर वालों की, चूँकि फिर वही बात आती है कि वो इतने तालीम याफ्ता नहीं थे कि वो जदीद चीज़ों को अपने यहाँ ले आएँ और उससे वो अपने काम को शुरू करें। वो हाथ से काम करते थे तो हाथ ही से काम करते रह गए, तो हाथ से काम करने में वो उतने ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं रह गए। देखिए, प्रोडक्शन ज़रूरी है। मशीनें आ गई तो अब मशीनों को लगाना पड़ेगा आपको, तो आपको दुनिया जिस तरह चल रही है आपको उसके हिसाब से अपने आप को ढालना पड़ेगा। जो लोग ढाल ले गए वो आगे निकल गए, जो नहीं ढाल पाए वो नहीं आगे जा पाए। तो हुनर से किसी को एतराज़ नहीं है कि हुनर बहुत अच्छी बात है, हुनर होना चाहिए, लेकिन हुनर के साथ साथ अगर उसके अंदर तालीम है और वो जदीद चीज़ों को अपने यहाँ ला सकता है, मतलब अपग्रेड, आप कह रहे हैं कि उसे अपग्रेड करना, अपग्रेड होता तो वो चीज़ आगे बढ़ जाती जी। अब आज के दौर में आप देखिए, हमारे बचपन में क्या था, अब आज के दौर में ये मोबाइल है। अब अगर किसी को मोबाइल चलाना नहीं आ रहा है तो वो इस दौर में भी बैकवर्ड रह जाएगा, बहुत सारी चीज़ों को नहीं समझ पाएगा, बहुत सारी चीज़ों को नहीं कर पाएगा। तो आज के इस दौर के साथ जो नई चीज़ें आ रही हैं उनके साथ अगर वो जो लोग कारोबार कर रहे हैं वो अपने आप को अपग्रेड कर लेते हैं तो आगे निकल जाते हैं, और जो नहीं कर पाते वो पीछे रह जाते हैं। मेरा आपसे आखिरी सवाल ये था कि आप हिंदुस्तान के बाहर अभी बहुत लंबे टाइम कनाडा, अमेरिका में रह कर के आए हैं, और हिंदुस्तान में भी आप बहुत लंबे अरसे से काम कर रहे हैं। आपने एक नारा भी दिया था, ईच वन टीच वन। तो आपने दोनों मुल्कों के सोच में, उनके टेम्परामेंट में, उनके रेजोल्यूशन में मसाइल के क्या फ़र्क महसूस किया, तालीम को लेकर उनके तस्वुरात क्या हैं और हमारे यहाँ तालीम से क्या समझा जाता है? जैसे एक मोटी बात ये कही जाती है कि तालीम से रोज़गार जुड़ा हुआ है, लेकिन रोज़गार ही तालीम जो है इसलिए हासिल करें कि रोज़गार मिलेगा, ये भी ज़रूरी नहीं है, ऐसा कहा जाता है। 18 लाख लोग हमारे हिंदुस्तान से हर साल पढ़ने के लिए बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं। जो इंडिया में पढ़ते हैं उनकी सैलरी अगर कैंपस रिक्रूटमेंट होता है तो 80,000 से 1 लाख रुपये महीना होती है, लेकिन वही कोर्स वो बाहर से करते हैं और कैंपस रिक्रूटमेंट होता है तो उनकी सैलरी 80 लाख से 1 करोड़ रुपए होती है। तो ये जो फ़र्क है, ये इसके पीछे क्या वजह है? क्योंकि आपने बहुत लंबे टाइम तक यहाँ भी काम किया है और आप बाहर भी बार बार गए हैं और अभी ताज़ा आप होकर आए, क्या आप महसूस करते हैं दोनों में? देखिए, आपने कई सवालात कर लिए हैं और मैं कोशिश करूंगा कि मुख्तसर आपको बात कह दूं तो इस ताल्लुक़ से। पहली बात तो ये है कि जैसे अभी हमने जिक्र किया मेयारी तालीम का, जी, क्वालिटी एजुकेशन जो है वो हमारे बच्चों को बाहर ले जा रही है। आपने ये कहा कि बच्चे गए तालीम हासिल करने के लिए बाहर, लेकिन बहुत से बच्चे यहाँ तालीम हासिल करके भी वहाँ जाके पोजीशन बना चुके हैं। यानी हिंदुस्तान ऐसा नहीं है कि तालीम में कोई क्वालिटी में कोई बहुत फ़र्क है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमारे यहाँ लिटरेसी रेट कम है। अगर आप देखें कि अमेरिका की बहुत सारी कंपनीज़ में, गूगल है या इसके अलावा और भी कंपनीज़ हैं जिसमें आपको बड़ी पोस्ट पर ओरिजिनली इंडियन मिलेंगे और बड़ी तादाद में आपको दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में हमारे यहाँ के बच्चे गए हैं और उन्होंने कंपनीज़ में वो जॉब भी कर रहे हैं, उनका रिक्रूटमेंट भी हो रहा है और बहुत बड़ी तादाद तालीम हासिल करने के लिए भी जा रही है। देखिए, तालीम हासिल करने बाहर वही जा सकता है जिसके हालात अच्छे हों, जिसके रिसोर्सेज हों। जो बच्चे नहीं जा सकते वो यहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं, लेकिन वो यहाँ तालीम हासिल करें या वहाँ तालीम हासिल करें, अगर उनके अंदर क्वालिटी एजुकेशन है जी, तो वो यहाँ से भी वहाँ कॉम्पीट कर लेंगे। ये अलग बात है कि उनके तालीमी निज़ाम में और हमारे तालीमी निज़ाम में फ़र्क है, और वो वही फ़र्क है कि उनके यहाँ चूँकि लिटरेसी रेट ज़्यादा हो चुका है, वो आगे निकल चुके हैं। जैसे आप देखते हैं कि भाई वो दौड़ का मुकाबला होता है, रेस होती है जी, तो जो आगे होता है वो आगे निकलता चला जाता है, जो पीछे होता है वो ताकत भी लगाता है तो उसको वहाँ तक पहुँचने में देर लगती है।
तो हम वो चूँकि आगे निकल चुके हैं, इसलिए हम और हमारे साथ और भी बहुत सारे ड्रॉबैक हैं, इसलिए हम पीछे ज़रूर हैं। लेकिन मैं फिर ये कहूँगा कि हमारे यहाँ जो तालीम दी जा रही है, उस तालीम में हर निज़ाम में, हर तालीम में इस बात के इम्कानात होते हैं कि इम्प्रूवमेंट लाया जाए। वो हर जगह होती, यहाँ भी है और इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। लेकिन अगर बच्चे जो हैं वो शुरू से तालीम में उनको सही तरीक़े से लगाया जाए, तो हमारे यहाँ भी बच्चों के अंदर टैलेंट है, वो जा भी रहे हैं और जा भी सकते हैं। इसमें देखिए, तालीम के मामले में और तरबियत के मामले में बच्चों की ज़िंदगी में 3 लोगों का मेन रोल होता है। वो मैं आज आपके इस डिस्कशन के ज़रिए लोगों से कहना चाहता हूँ, ख़ास तौर से पेरेंट्स से कहना चाहता हूँ कि किसी भी बच्चे की तालीम के सिलसिले में पहला रोल जो होता है वो माँ बाप का होता है, और फिर उसके बाद जो रोल होता है वो टीचर का रोल होता है। माँ बाप एक ही रहते, नहीं बदलते, लेकिन टीचर बदलते रहते, स्कूल बदलते रहते। इसलिए माँ बाप को ये फोकस करना पड़ता है कि हम अपने बच्चे को किस तरह के स्कूल में तालीम दिलाएं। जी। वो जो आपने ईच वन टीच वन कहा था, उसको अब मैं यहाँ ला के जोड़ के आपको बताऊंगा कि हमारा जो ईच वन टीच वन का नारा कोई हमारा नहीं, ये बहुत पहले का है। हमने तो इसे ताज़ा किया था, और ये कह के ताज़ा किया था कि देखो भाई, अगर हमारे 3 बच्चे हैं और हम अपने 3 बच्चों को तालीम दिला रहे हैं, तो अगर हमारे 4 बच्चे होते तो क्या हम एक बच्चे को तालीम ना दिलाते, उसको भी तालीम दिलाते। तो अगर हम ये मान लें कि हमारे 4 बच्चे हैं, तो हम अपने 3 बच्चों के साथ किसी एक बच्चे का, रिश्तेदार में हर आदमी ऐसा है कि किसी न कोई ऐसा है जो तालीम नहीं दिला पा रहा है, तो उसकी मदद कर दीजिए, और उसको भी अपने बच्चों के साथ किसी अच्छे स्कूल में दाखिला करा दीजिए। अगर आपके पास इतने पैसे हैं तो वैसे ही स्कूल में करा दीजिए, अच्छे स्कूल में जिसमें आप पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को। अगर नहीं है तो किसी कम वाले स्कूल में करा दीजिए। दूसरी बात ये कि ज़कात हम देते हैं जी। भाई, एक शख्स जो मुस्तहिक है तो उसको ज़कात तो दी जा सकती है, और उसको अगर हम ज़कात दें और उसको इस बात पर कहें कि भाई तुम अपने बच्चे, हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं, तुम अपने बच्चे को भी अच्छे स्कूल में पढ़ा लो जी, तो ज़कात भी अदा हो जाएगी, वो बच्चा किसी अच्छे स्कूल में पढ़ भी लेगा, और इस तरह तालीम भी आगे बढ़ेगी। ये बात ज़रूर है कि बच्चों की तालीम और तरबियत पर माँ बाप को पूरी तवज्जो देनी होगी, क्योंकि हमने जो बाहर की आपने बात की, वहाँ हमने देखा कि भाई हर काम हुकूमत नहीं कर रही। जैसे एक शख्स जो है, उसको हमने देखा कि उसकी फैमिली आई और एक छोटा सा बच्चा गाड़ी से उतरा, और वो अपने हाथ में चॉकलेट का या चिप्स का रैपर लिए हुए था, वो उतर के दौड़ता हुआ गया और डस्टबिन में डाल के चला आया। तो इसमें हुकूमत ने कुछ नहीं किया, इसमें उनके घर वालों ने अपने बच्चे की तरबियत ऐसी की कि वो उसने रैपर को गाड़ी से बाहर नहीं फेंका। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी अपनी जिम्मेदारियां हैं, हर जिम्मेदारी हुकूमत की नहीं हुआ करती जी। हमें ये भी समझना पड़ेगा एक अच्छे शहरी होने के नाते कि हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं, और हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हुकूमत की क्या जिम्मेदारी। अगर हम अपनी जिम्मेदारी को सही तरह अंजाम देंगे तो समाज में बहुत बड़ा बदलाव आएगा, और जाहिर सी बात है जब हम जिम्मेदार होंगे तो फिर हम आगे लोगों से भी बात कर सकते हैं। पहले हम अपने आप को बदलेंगे, तब हम किसी को बदलने की बात कर सकते हैं। अगर हम अपने आप को नहीं बदलेंगे तो हम किसी से मुतालबा नहीं कर सकते जी कि आप अपने आप को बदलिए। बहुत शुक्रिया इलियास साहब आपका हमारे साथ बात करने के लिए। ये थे इलियास मलिक साहब, जिनसे अभी आप उनके ख्यालात सुन रहे थे। आप तमाम लोगों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे भी हम बात करते रहेंगे और इस तरह के और नए नए ख्यालात आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।